थोड़े से फैंसी वर्ड्स कुछ और। देखो, जब हम टेंजाइल फोर्स लगाते हैं इसके कारण जो स्ट्रेस पैदा होती है उसको आप टेंजाइल स्ट्रेस बोल दो तो कुछ गड़बड़ नहीं है। वी विल से टेंजाइल फोर्स के कारण टेंजाइल स्ट्रेस ही डेवलप होती है। अच्छा, सेकंड गेस करो। अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं तो स्ट्रेस कौन सी बनेगी? अरे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बनेगी। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। ये जो मैं खींच रहा हूँ, है ना, और ये जो दबा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। देखिए, जब मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो मैं फोर्स जो लगाऊंगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगाऊंगा। परपेंडिकुलर का एक फैंसी वर्ड होता है नॉर्मल। जब मैं इसको पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं, टेंजाइल फोर्स लगा रहा हूं, टेंजाइल स्ट्रेस इसके कारण डेवलप होगी, तो मैं ये जो फोर्स लगा रहा हूं ये भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी या नॉर्मल होगी। यानी कि इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल सकता हूं। दे आर बोथ नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे लग रही हैं। क्या शेयर लगती है नॉर्मल पे? नहीं नहीं, वो देखो, वो तो टेंजेंट पे लगती है, सरफेस के टेंजेंट पे, है ना। ये सरफेस के 90 डिग्री पे लग रही है या नॉर्मल पे लग रही है। थोड़ा सा फैंसी वर्ड है, याद कर लेते हैं। तो टेंजाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे लगती हैं। वो दोनों क्या है? नॉर्मल फोर्सेस हैं। उसी तरह से अगर सेम ही वर्ड में फोर्स को छोड़ के स्ट्रेस बोल दो, टेंजाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस बोर कैन बी कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, कैटेगरी में बांध दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ फैंसी है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हों और लेंथ बढ़े या घटे, है ना, कंप्रेस करेंगे तो घटेगी लेंथ, और अगर खींचूंगा इसको, टेंजाइल फोर्स लगाता हूं तो लेंथ बढ़ेगी। तो जब भी लेंथ चेंज हो तो स्ट्रेन को सिंपल स्ट्रेन ना बोलते हुए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देते हैं। लॉन्ग से समझ आ रहा है, लेंथ में कुछ चेंज हो रहा है ना, लेंथ की स्ट्रेन कह सकते हो। बट एक फैंसी वर्ड है अगेन। तो हमारे कितने वर्ड हो गए? नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? कुछ नहीं है, जब फोर्सेज 90 डिग्री पे लग रही हो। कौन कौन सा केस है? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेन उसकी बात हो रही है जिसमें लेंथ चेंज हो रही है ना, बढ़े या घटे। तो ये अगर फैंसी वर्ड आगे हैं तो अब हम आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था कांस्टेंट, एक कांस्टेंट किया था जिसे बोल दिया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और हमने बोला था वो किसी भी तरह की फोर्स लगाएं तो कांस्टेंट कोई आ सकता है, यानी कि टेंजाइल में, कंप्रेशन में, शेयर में। अब हम इसकी टाइप में आ जाएंगे। टाइप मतलब सर जिस तरह की फोर्स लगाओगे उस हिसाब से कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो ये किसी प्रोपोर्शनैलिटी से लेंथ चेंज होगी। कितनी स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, है ना, उस हिसाब से मेरी जो कंप्रेशन होगा उस हिसाब से मैं देखूंगा स्ट्रेन हो रही है। क्या वो सेम ही हिसाब होगा जब मैं फोर्स सरफेस पे लगा रहा हूँ? क्या प्रोपोर्शनैलिटी सेम होगी? नहीं, फर्क पड़ जाएगा क्योंकि फोर्स लगाने का तरीका अलग हो गया। इसीलिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था कांस्टेंट, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन से जो निकाला था, ये जेनरिक है, यानी कि ये सभी पर हम एक जनरल वैल्यू बोल रहे हैं, किसी भी तरह की फोर्स लगाई हो। अब हम स्पेसिफिक हो गए कि अगर हम केस लें नॉर्मल स्ट्रेसेस का, यानी कि टेंसाइल या कंप्रेसिव का, तो वहां पर कांस्टेंट को एक नया नाम दे दिया, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ, जब हम नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो हम उसे बोल देते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स साइंटिस्ट का नाम है और वही एपोस्ट्रोफी, यानी कि इनके नाम पर ये मॉडुलस या कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर भी वही है बेटा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। बट वही फैंसी वर्ड थोड़ा से कर दिए। क्या बोल दिया? सिग्मा टेंजाइल या कंप्रेसिव होगी, या इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा कौन सी? नॉर्मल। दोनों नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल भी लिख सकते थे। इज इक्वल टू वाई, ये आ गया यंग मॉडुलस, है ना। जनरिक निकल रहा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे होंगे टेंजाइल या कंप्रेसिव, तो उसी कांस्टेंट को हम क्या बोल दे रहे हैं? यंग्स मॉडुलस बोल दे रहे हैं। और ये क्या है? स्ट्रेन है। इसको सिंपल ना बोलते हुए साथ में क्या लगा दिया? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लेंथ ही चेंज होगी। अगर हम नॉर्मल सरफेस पे फोर्स लगाएंगे लेंथ पे ही फर्क डालेंगे, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ी कंफ्यूजन होनी चाहिए, बस आपने ये बार बार देख लेने हैं तो याद हो जाएगा। कॉमन सेंस है, बार बार करने की ज़रूरत है। यूनिट्स क्या होंगे यंग्स मॉडुलस के? देखो, हमें पता है सिग्मा इजिकल टू वाई ई है, तो अगर इसके यूनिट निकालने हो वाई के, तो हम क्या करते हैं? इसको यहीं रखते हैं, ई को नीचे ले जाते हैं, तो सिग्मा बाय ई कर दिया इजिकल टू वाई। इसके यूनिट निकालने हैं तो यहां पर जो यूनिट होंगे इन दोनों के वो हम देख लेंगे। सिग्मा का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, फोर्स बाय एरिया ही होता है ये।
और स्ट्रेन के हमें पता है कोई यूनिट होते नहीं। तो जो यूनिट हमारे सिग्मा के हैं वो ही यंग्स मॉडुलस के हो जाएंगे, क्योंकि ये तो फर्क डालेगा नहीं, इसके तो कोई यूनिट ही नहीं है। तो y हैज सेम यूनिट्स एज स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस जब दिया जाएगा आपको, तो उसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखिए कि अगर यंग्स मॉडुलस हमें मटेरियल का पता हो तो उससे हमें क्या पता लगेगा सर, है क्या, नंबर है। इट इज़ स्पेसिफिक टू सम मटेरियल। जैसे रबड़ का यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या होगा। अभी हम उन वैल्यूज़ को लिखेंगे, बट थोड़ा सा अंदाज़ा कर लीजिए उस वैल्यू से पता क्या लगेगा। अगर हमारा y बड़ा आता है किसी मटेरियल का, आपको ऐसा मटेरियल दूं जिसका y या यंग्स मॉडुलस बहुत बड़ा है, कांस्टेंट वैल्यू है पर बहुत बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, सीधा मतलब निकालना है कि वो ज़्यादा इलास्टिक है। अगर उसकी वैल्यू छोटी आती है यंग्स मॉडुलस की, कोई ऐसा मटेरियल दिया है जिसकी y की वैल्यू छोटी है, तो हम बोलेंगे वो लेस इलास्टिक है। कंपैरिजन ही होगा हमेशा, तभी हम ज़्यादा या कम बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये कम होगा। तो यंग्स मॉडुलस अगर किसी मटेरियल का पता लग जाए जो एक कांस्टेंट होता है, और हमें टेबल दे दिया जाता है कि ये मटेरियल्स हैं डिफरेंट, ये यंग्स मॉडुलस हैं इन मटेरियल्स के, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, चेंज नहीं होती रहेगी। तो उस हिसाब से हम उनकी इलास्टिसिटी का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मटेरियल्स लिख लेते हैं और थोड़ा सा अभी डिस्कशन करते हैं कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज से हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी हमें ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ यंग मॉडुलस की हैं, यानी कि वाई इक्वेशन में क्या डालना है यहाँ से याद हो जाना चाहिए। ये 5 तो याद ही होने चाहिए। याद रखिए 70, 120, 190, 200। और रबर का मैंने अलग लिखा है क्योंकि देखो इंटरेस्टिंग वैल्यू है 0.01, बहुत ही छोटी वैल्यू है। पहली है 70 एल्यूमिनियम की, फिर है कॉपर 120, फिर है आयरन 190, और फिर स्टील 200। ठीक है, आयरन और स्टील ये देखिए लगभग लगभग बराबर ही है इनकी। ठीक है, बट स्टील की सबसे ज़्यादा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है। और हमने बोला था कि जो मटेरियल की यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा उसे हम ज़्यादा इलास्टिक बोलेंगे। तो ये जो श्रेणी बनाई है मैंने, इसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है, स्टील है। अजीब लग रहा है सर, रबड़ नहीं होना चाहिए, राइट। रबड़ की तो वैल्यू ही बहुत छोटी है, राइट। तो इसका मतलब रबड़ इतना इलास्टिक नहीं है, बहुत ही कम इलास्टिक है, स्टील बहुत इलास्टिक है। ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लगता है, बट पहले चलिए वैल्यू समझ लेते हैं और ये कह लेते हैं कि चलिए मान लीजिए सर स्टील की वैल्यू 200 है, इसके कारण हम इसे ज़्यादा इलास्टिक बोल रहे हैं। ये वैल्यू सिंपल 200 नहीं है, सभी में मल्टीप्लाई होनी है एक वैल्यू 10⁻⁹, ठीक है ना, जो यहाँ पे मैंने कॉमन लिख दी थी। तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, इट इज़ 70 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर कोई मुझे स्टील की पूछता है तो 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड लुक हेयर, रबड़ की कितनी है, 0.01 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यूज़ याद कर लेते हैं। अब जो डाउट दिमाग में आ रहा है कि सर अभी तक तो हम रबड़ को इलास्टिक ज़्यादा समझते आए, आप यहाँ पर बोल रहे हो कि यंग मॉडुलस से पता लगेगा कि चीज़ें इलास्टिक ज़्यादा कौन सी हैं, और यहाँ पर स्टील हमें ज़्यादा इलास्टिक बता रहे हो, वो तो बड़ा सख्त होता है, राइट। तो ये कन्फ्यूज़न हमें क्यों हो रही है, ये कन्फ्यूज़न हमारे लिए इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमने जो इलास्टिसिटी की अभी तक कॉमन सेंस ली हुई है वो ये ली हुई है कि अगर चीज़ें खिंच जाएँ तो वो ज़्यादा इलास्टिक हैं, और चीज़ें ना खिंचें तो वो कम इलास्टिक हैं। यानी कि हम मानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, कितना फ्लेक्सिबल है कोई चीज़, उसको इलास्टिसिटी समझते हैं आम लोग, है ना, फिजिक्स वाले लोग नहीं। ठीक है, इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हो गया क्लियर। पहले तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं कि आपने कोई चीज़ ली और वो आसानी से स्ट्रेच हो गई, तो ये मत समझिए कि वो इलास्टिक ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारी कॉमन भाषा है जो हम फिजिक्स में नहीं मानते, क्योंकि हमने फिजिक्स में माना हुआ है इलास्टिसिटी को, ये प्रॉपर्टी होती है कि चीज़ें वापस अपनी शेप ले लें। सर वो तो रबड़ भी ले लेता है, बट इलास्टिसिटी की वजह क्या है बताइए। हमने पढ़ा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस,
राइट। तो जिसकी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी मैं उसको ज्यादा इलास्टिक बोलूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो स्प्रिंग हैं, इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक पतला जैसा स्प्रिंग है और एक बहुत ही स्ट्रांग जैसा स्प्रिंग है, राइट। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए इनमें से इलास्टिक ज्यादा कौन है, ठीक है। अब होगा क्या, हम मान लीजिए दोनों को स्ट्रेच करते हैं, सेम फोर्स दोनों को लगाते हैं, इसको फोर्स लगाई ये तो यहां तक पहुंच गया और ये थोड़ा सा ही हिला, मान लीजिए यहीं तक पहुंचा, ये ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ, ये ज्यादा स्ट्रेच हो गया। यही तो हमारी है ना, हम इसको हमारी कॉमन भाषा के हिसाब से बोले, हम बोलेंगे सर ये तो ज्यादा इलास्टिक है। नहीं, क्योंकि इलास्टिसिटी में आपको किसने बोला कि आप ये देखें कितना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है ना। ऐसा नहीं हमने सोचना है, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेट नहीं करना है। हमने देखना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वापस खींचने की शक्ति किसके पास ज्यादा है, इसके पास कि इसके पास। ज्यादा जोर से कौन खींचना चाह रहा है, वापिस आना चाह रहा है अपनी शेप में, ये कि ये, इसके पास ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, इसलिए हम इसको ज्यादा इलास्टिक बोलेंगे। अगर हम कंपेयर करें तो सेम फोर्स में हो सकता है ये ज्यादा लंबा ना खींचे, पर इलास्टिसिटी में लंबे खींचने से कोई रिलेशन ही नहीं है। हमें तो देखना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी ज़्यादा हमें स्ट्रांग मिल रही हैं। तो याद रखिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन होता है बहुत फेमस कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, तो हमें क्या बोलना है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों? एक तो सर इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है, इसका मतलब सर इसकी ना जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है कि ये अपनी वापस अपनी फॉर्म में आ जाए। वही तो हम ज़्यादा बोलेंगे, उसी चीज़ को तो ज़्यादा इलास्टिक बोलेंगे। और ये मिसकंसेप्शन आपका गलती नहीं है। ये क्यों होती है? क्योंकि बेटा आपने लोहे को, इतनी ताकत है नहीं आपके पास कि आप लोहे को स्ट्रेच करके देख सको और उसकी पावर देखो कि वो वापस कैसे जा रहा है। रबड़ आसानी से दिखता है तो हमें लगता है वो रबड़ ही एक है चीज़ जो इलास्टिक है। बाकी एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, स्टील हम हाथों से बेंड नहीं कर सकते, उनकी ताकत आजमा नहीं सकते कि वापस वो इलास्टिसिटी में कितनी शक्ति लगाते हैं इंटरमोलिकुलर। तो इसलिए ये हमारे पास थोड़ा सा मिथ बन जाता है और हमारी जो कॉमन सेंस है थोड़ा सा उससे हट के आंसर आता है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, रबड़ नहीं। क्यों? इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसके कंपैरिजन में कमजोर हैं। ये वापस तो लाना चाहेगा बट स्टील के पास ज्यादा ताकत है, वो ज्यादा शक्ति रखता है अपनी शेप में वापस आने का। इलास्टिसिटी की यही तो डेफिनेशन थी। कोई भी चीज जितना जल्दी अपनी शेप में वापस आना चाहेगी हम उसे ज्यादा इलास्टिक बोलेंगे।